हेलो एंड वेलकम टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करेंगे। ओहलिन ने अपने टीचर स्वीडिश इकोनॉमिस्ट एली हेक्सचर के वर्क को और डेवलप करते हुए यह थ्योरी प्रस्तुत की, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। बर्टिल ओहलिन ने अपनी फेमस बुक इंटर रीजनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड 1933 में क्लासिकल थ्योरी को क्रिटिसाइज किया तथा इंटरनेशनल ट्रेड के फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी को फॉर्मुलेटेड किया, जिसे जनरल इक्विलिब्रियम ऑफ फैक्टर एंडोमेंट और फैक्टर प्रोपोर्शंस थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसे मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी भी कहा जाता है। हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी के अकॉर्डिंग रीजन्स में प्रोडक्शन, स्पेशलाइजेशन एंड ट्रेड के पैटर्न का मेन डिटर्मिनेंट फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइजेस की अवेलेबिलिटी है। फैक्टर एंडोमेंट्स मीन्स कि किसी कंट्री के पास कितना लैंड, लेबर, कैपिटल एंड नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे वह मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, और जिस कंट्री के पास ये रिसोर्सेज जितना अधिक होंगे वह उतनी ही अधिक प्रॉस्पेरस होगी। जो कंट्री लेबर इंटेंसिव है यानी वहाँ लेबर अधिक है, इसलिए लेबर का प्राइस भी कम होगा यानी उसकी वेजेस। अतः वह लेबर इंटेंसिव गुड्स का प्रोडक्शन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। और जो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव है यानी वहाँ कैपिटल अधिक है और सस्ती है, तो वह कैपिटल इंटेंसिव गुड का प्रोडक्शन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। ओहलिन के अकॉर्डिंग डिफरेंट रीजन्स में ट्रेड तभी पॉसिबल होता है जब कुछ कमोडिटीज़ दूसरे रीजन्स में अधिक सस्ती हो और डोमेस्टिक रीजन में उनका प्रोडक्शन अधिक महंगा हो। अतः ट्रेड का जो मेन रीज़न है वह कमोडिटीज़ के प्राइस का डिफरेंट होना है, जो फैक्टर एंडोमेंट एंड फैक्टर प्राइजेस पर बेस्ड है। अब इसकी अजम्पशंस देखते हैं। नंबर 1, इट इज़ अ 2x2x2 मॉडल, मीन्स 2 कंट्रीज़ हैं ए एंड बी, 2 कमोडिटीज़ हैं एक्स एंड वाई एंड 2 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है दैट इज़ लेबर एंड कैपिटल। देयर इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड कमोडिटी मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। नंबर 3, जितने भी रिसोर्सेज हैं वे फुली एम्प्लॉयड हैं, मीन्स लेबर एंड कैपिटल का फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है। नंबर 4, डिफरेंट रीजन्स में फैक्टर्स में क्वांटिटेटिव डिफरेंस तो है बट क्वालिटेटिवली वे एक समान हैं, यानी फैक्टर्स की एफिशिएंसी सेम है। नंबर 5, दोनों कमोडिटीज़ एक्स एंड वाई का जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो डिफरेंट फैक्टर इंटेंसिटी पर बेस्ड है। अगर एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव टेक्निक पर बेस्ड है तो वाई के प्रोडक्शन में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ हुआ है। नंबर 6, कंट्री के अंदर फैक्टर्स मोबाइल हैं बट इंटरनेशनली इमोबाइल हैं। कोई ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं है। नंबर 8, दोनों कंट्रीज़ के बीच फ्री ट्रेड है यानी कोई टैरिफ बैरियर नहीं है। नंबर 9, प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल हैं, मीन्स दोनों इनपुट्स यानी लेबर एंड कैपिटल को अगर डबल करेंगे तो आउटपुट भी डबल आएगा। नंबर 10, दोनों कंट्रीज़ में कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं। नंबर 11, टेक्निकल नॉलेज में कोई चेंज नहीं है। नंबर 12, इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन पाया जाता है। हेक्सचर-ओहलिन का तर्क है कि दो देशों के बीच फैक्टर एंडोमेंट में डिफरेंस के परिणाम स्वरूप फैक्टर्स की रिलेटिव डिमांड एंड सप्लाई में डिफरेंस द्वारा उत्पन्न रिलेटिव कमोडिटी प्राइसेस का अंतर ही इंटरनेशनल ट्रेड का कारण है। इफ़ कंट्री हैज़ मोर लेबर एंडोमेंट देन इट इज़ लेबर एबंडेंट, यानी वहाँ पर लेबर ज़्यादा है जिसकी वजह से लेबर चीप होगी और लेबर सस्ती होगी यानी वहाँ पे वेजेस कम दी जा रही हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो भी लो होगी, जिससे वो कंट्री लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी। सिमिलरली इफ़ कंट्री इज़ मोर कैपिटल एंडोमेंट, मीन्स कि वहाँ पर कैपिटल ज़्यादा है, वो कंट्री कैपिटल एबंडेंट है, तो कैपिटल वहाँ पर सस्ती होगी, यानी जो कैपिटल पे जो भी कैपिटल का प्राइस है जैसे इंटरेस्ट वगैरह जो दिया जाता है वो कम होगा, जिससे प्रोडक्शन कॉस्ट लो होगी और वो कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड्स को एक्सपोर्ट करेगी। फंडामेंटली जो रिलेटिव स्कैर्सिटी ऑफ फैक्टर्स है, यानी दोनों कंट्रीज़ में कौन सा फैक्टर स्कैर्स है वो ट्रेड का कारण बनता है। वो कमोडिटीज़ जो स्कैर्स रिसोर्सेज का ज़्यादा यूज़ करेंगी हम उन्हें इंपोर्ट करेंगे, और वो कमोडिटीज़ जिनके रिसोर्सेज अबंडेंट हैं
उन्हें एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके प्राइसेस कम होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि इंडिया गल्फ से ऑयल को इंपोर्ट करता है और एग्रीकल्चर को एक्सपोर्ट करता है। द एचओ थ्योरम इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ 2 डेफिनेशंस, मतलब कौन सी कंट्री कैपिटल रिच है और कौन सी लेबर रिच, इसके लिए 2 क्राइटेरियन हैं। नंबर 1 फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस एंड नंबर 2 फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म। फैक्टर अबंडेंस इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइसेस, सपोज 2 कंट्रीज हैं, कंट्री ए एंड कंट्री बी, एंड 2 फैक्टर्स हैं, लेबर एंड कैपिटल। एंड इन टर्म्स ऑफ फैक्टर अबंडेंस, कंट्री ए का कैपिटल एंड लेबर रेशियो कंट्री बी के कैपिटल एंड लेबर रेशियो से अधिक है, क्योंकि कंट्री ए कैपिटल रिच है, यानी यहाँ कैपिटल ज़्यादा है, इसलिए यहाँ ग्रेटर का साइन लगा है। इसी प्रकार इन टर्म्स ऑफ फैक्टर प्राइस, ratio of PK and PL of country A is smaller than the ratio of PK and PL of country B, क्योंकि कंट्री A कैपिटल रिच होने के कारण यहाँ कैपिटल सस्ती है, अतः यहाँ कैपिटल का प्राइस कम होगा कंट्री B की तुलना में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर स्मॉलर का साइन लगा हुआ है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्राइस के रेस्पेक्ट में कंट्री B अधिक है, अतः कंट्री ए कैपिटल इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करेगी एंड जो बी है वो लेबर इंटेंसिव को। इसे हम इस डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। फिगर में एक्स एक्सिस पर लेबर एंड वाई एक्सिस पर कैपिटल है। एक्स एक्स कमोडिटी एक्स का आइसोक्वेंट कर्व है एंड वाई वाई कमोडिटी वाई का आइसोक्वेंट कर्व है। एक्स एक्स वाई एक्सिस की तरफ ऊपर की ओर है, इसीलिए यह कैपिटल अबंडेंट होगा, और वाई वाई पर जो है एंड वाई वाई एक्स एक्सिस की साइड झुका हुआ है, ठीक है, नीचे की तरफ है, इसलिए यह लेबर अबंडेंट होगा। पी ए एक कंट्री की प्राइस लाइन है जो दोनों आइसोक्वेंट को ई एंड एफ पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री ए को एक्स कमोडिटी बनाने में OE1 कैपिटल एंड OE2 लेबर लगानी पड़ती है, वहीं वाई कमोडिटी बनाने के लिए कैपिटल OF1 एंड लेबर OF2 लगानी पड़ती है। क्योंकि कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है, इसलिए यहाँ कैपिटल सस्ती है, अतः कंट्री ए एक्स गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगी, क्योंकि यहाँ लेबर OE2 कम यूज़ हो रही है जो इस कंट्री में महंगी है, इसलिए कंट्री ए एक्स गुड का प्रोडक्शन करेगी और उसे कंट्री बी को एक्सपोर्ट करेगी। नाउ PB कंट्री बी की प्राइस लाइन है जो वाई गुड के आइसोक्वेंट को G पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री बी वाई गुड को बनाने में OG1 कैपिटल तथा OG2 लेबर यूज़ करेगी। अब अगर हमें एक्स गुड की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है, एक्स गुड का हम निकालेंगे कि कितना बनाएगी, तो PB के पैरेलल एक और प्राइस लाइन ड्रॉ करेंगे जो एक्स गुड के आइसोक्वेंट पर H पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री बी को एक्स गुड के प्रोडक्शन में OH1 कैपिटल एंड OH2 लेबर लगानी पड़ेगी। क्योंकि कंट्री बी लेबर अबंडेंट है, इसलिए यहाँ लेबर सस्ती है, वहीं एक्स गुड के प्रोडक्शन में उसे अधिक कैपिटल लगानी पड़ रही थी, जिससे कॉस्ट भी अधिक आती, अतः कंट्री बी वाई गुड का जो प्रोडक्शन करेगी और उसे मतलब कंट्री बी जो है वो वाई गुड का ही प्रोडक्शन करेगी और उसे कंट्री ए को एक्सपोर्ट करेगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो कंट्री कैपिटल अबंडेंट है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी, और क्योंकि यहाँ कैपिटल सस्ती है, और जो कंट्री लेबर अबंडेंट है वो लेबर इंटेंसिव गुड का एक्सपोर्ट करेगी बिकॉज ऑफ चीप लेबर। फ्रेंड्स, इसका सेकंड क्राइटेरियन फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि डिमांड पैटर्न सेम होने पर एंड डिफरेंट होने पर एचओ थ्योरम वैलिड होती है या नहीं। वीडियो में हम हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। फैक्टर अबंडेंस इन फिजिकल टर्म, दिस इज द सेकंड क्राइटेरिया ऑफ एचओ थ्योरम इज इन फिजिकल टर्म्स ऑफ फैक्टर अबंडेंस। इस क्राइटेरिया को हम कंट्रीज में लेबर एंड कैपिटल की अवेलेबिलिटी के आधार पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में फैक्टर प्राइस के आधार पर डिस्कस किया था। यहाँ हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा देश लेबर अबंडेंट है एंड कौन सा कैपिटल अबंडेंट। सपोज 2 कंट्रीज हैं, कंट्रीज ए
एंड कंट्री बी, एंड 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है लेबर एंड कैपिटल। तो इनका रेशियो क्या होगा? रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन कंट्री ए इज ग्रेटर देन रेशियो ऑफ कैपिटल एंड लेबर इन कंट्री बी। यहाँ पे ए कंट्री किस तरफ जो ग्रेटर का साइन है वो इसलिए है क्योंकि कंट्री ए कैपिटल एबंडेंट है, वहाँ पर कैपिटल अधिक है। अतः ए देश का कैपिटल से लेबर का रेशियो अधिक है, तो इसका मतलब है कि ए जो है वो कैपिटल एबंडेंट है और बी लेबर एबंडेंट। इसे हम इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं। डायग्राम में एक्स एक्सिस पर कमोडिटी एक्स है एंड यह लेबर इंटेंसिव है, और वाई एक्सिस पर वाई कमोडिटी है जो कैपिटल इंटेंसिव है। ए डैश कंट्री ए का पीपीसी है एंड बी डैश कंट्री बी का पीपीसी है। ए कंट्री कैपिटल एबंडेंट है एंड बी कंट्री लेबर एबंडेंट है। ये मानकर चलते हैं कि दोनों कंट्रीज में गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो सेम प्रोपोर्शन में हो रहा है। तो इस सिचुएशन में दोनों कंट्रीज के प्रोडक्शन पॉइंट्स क्या होंगे? क्योंकि दोनों कंट्रीज सेम प्रोपोर्शन में प्रोडक्शन कर रही हैं, इसलिए OR रे ड्रॉ करेंगे। OR रे कंट्री ए एंड बी को जहां इंटरसेक्ट करती है वहां हम फैक्टर प्राइस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ए कंट्री की फैक्टर प्राइस लाइन MM डैश कंट्री ए के PPC को E पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः कंट्री ए का प्रोडक्शन पॉइंट E होगा। इसी प्रकार कंट्री बी की फैक्टर प्राइस लाइन NN डैश कंट्री बी के PPC को F पॉइंट पर टेंजेंट करती है, अतः इसका प्रोडक्शन पॉइंट क्या होगा? F। अगर हम देखें तो कंट्री ए की फैक्टर प्राइस लाइन MM डैश इज मोर स्टीपर देन NN डैश। इस प्रकार जब दोनों लाइंस के स्लोप को कंपेयर करेंगे तो स्लोप ऑफ NN डैश इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ MM डैश। इन दोनों स्लोप से ये ज्ञात किया जा सकता है कि कौन सी कमोडिटी किस कंट्री में सस्ती होगी। डायग्राम से स्पष्ट है कि एक्स कमोडिटी बनाने में कंट्री ए OM डैश अमाउंट ऑफ लेबर एंड कंट्री बी ON डैश अमाउंट ऑफ लेबर का प्रयोग करता है। इसी प्रकार वाई कमोडिटी बनाने में कंट्री बी ON अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कंट्री ए OM अमाउंट ऑफ कैपिटल का यूज़ करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि वाई कमोडिटी कैपिटल इंटेंसिव गुड है और कंट्री ए कैपिटल एबंडेंट है, अतः वाई कमोडिटी ए कंट्री में कैसी होगी? सस्ती होगी। इसी प्रकार एक्स कमोडिटी लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और कंट्री बी जो है वो लेबर एबंडेंट कंट्री है, अतः कमोडिटी एक्स बी कंट्री में सस्ती होगी। दस रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ एक्स एंड प्राइस ऑफ वाई in country A is greater than the ratio of price of X and price of Y in country B because X good is labor intensive good और इसका प्राइस कंट्री A में अधिक है। क्योंकि कंट्री A हमारी कैपिटल एबंडेंट है, इसलिए यहाँ पर जो लेबर इंटेंसिव गुड है उसका प्राइस यहाँ पर अधिक होगा। अतः कंट्री A Y गुड का प्रोडक्शन करेगी एंड कंट्री B X गुड का। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या कंट्री ए वाई गुड के प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन करेगी और कंट्री बी एक्स गुड के प्रोडक्शन में, और वह किसका एक्सपोर्ट करेगी? ये पता लगाने के लिए डिमांड कंडीशंस का पता करेंगे। यदि दोनों कंट्रीज़ में कंज्यूमर्स का टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं तो HO थ्योरी वैलिड हो जाएगी। इसे हम डायग्राम की मदद से समझ सकते हैं। ये मानकर चलते हैं कि कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है एंड कंट्री बी लेबर अबंडेंट है। कमोडिटी एक्स लेबर इंटेंसिव गुड है एंड कमोडिटी वाई कैपिटल इंटेंसिव गुड। एक्स एक्सिस पर एक्स गुड एंड वाई एक्सिस पर वाई गुड है। ए डैश कंट्री ए का पीपीसी है एंड बी डैश कंट्री बी का पीपीसी है। दोनों कंट्रीज़ के प्रोडक्शन पॉइंट पता करने के लिए हम कंट्री ए एंड बी के पीपीसी पर फैक्टर प्राइस लाइन पीपी ड्रॉ करेंगे, जो कंट्री ए के पीपीसी को ई पॉइंट पर तथा बी के पीपीसी को एफ पॉइंट पर टेंजेंट करती है। अब क्योंकि दोनों कंट्रीज़ के डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस फैक्टर प्राइस लाइन पर एक कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करेंगे।
जो दोनों कंट्रीज़ के लिए डिमांड कंडीशंस को बताता है तथा ये जे पॉइंट पर टच करता है। अतः ये दोनों कंट्रीज़ के लिए कंजम्पशन पॉइंट होगा। यहाँ ट्रेड ट्रायंगल ECJ कंट्री ए का यह बताता है कि CJ अमाउंट का कमोडिटी X, CJ अमाउंट ऑफ कमोडिटी X कंट्री B से इंपोर्ट करेगा, ठीक है, और EJ अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y एक्सपोर्ट करेगा किसको, कंट्री B को। इसी प्रकार कंट्री B का ट्रेड ट्रायंगल JDF है, जो DF अमाउंट ऑफ कमोडिटी X एक्सपोर्ट करेगा कंट्री A को और JD अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y इंपोर्ट करेगा। तो स्पष्ट है कि कंट्री A कैपिटल इंटेंसिव गुड में स्पेशलाइजेशन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी तथा कंट्री B लेबर अबंडेंट है, अतः यह लेबर इंटेंसिव गुड X में स्पेशलाइजेशन करेगी और उसे एक्सपोर्ट करेगी। अतः डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल होने पर HO थ्योरी वैलिड है। बट अगर डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल ना हो तो क्या HO थ्योरी वैलिड होगी या नहीं, ये हम इस डायग्राम से समझते हैं। OX एक्सिस पर X गुड है जो लेबर इंटेंसिव गुड है, OY एक्सिस पर Y गुड है जो कैपिटल इंटेंसिव गुड है। AA डैश कंट्री A का PPC है एंड BB डैश कंट्री B का PPC है। MN फैक्टर प्राइस लाइन और या फिर हम इसे इंटरनेशनल टर्म्स ऑफ ट्रेड लाइन भी कह सकते हैं, जो PPC को E एंड F पॉइंट पर टेंजेंट करती है। अब ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों कंट्रीज़ के डिमांड पैटर्न सेम नहीं हैं। इससे पहले हमने माना था कि डिमांड पैटर्न सेम है, ठीक है, तो वहाँ पर HO थ्योरी वैलिड थी। बट अगर डिमांड पैटर्न सेम ना हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या है, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व जो है वो कंट्री A के प्रोडक्शन पॉइंट E से ऊपर की तरफ बनेगा तथा यह MN को C पॉइंट पर टच करेगा। C क्या है, कंजम्पशन पॉइंट है तथा यहाँ ट्रेड ट्रायंगल CDE बनेगा तथा DE अमाउंट ऑफ गुड X एक्सपोर्ट करेगा और CD अमाउंट ऑफ गुड Y इंपोर्ट करता है। क्योंकि A कंट्री में कैपिटल एबंडेंट होते हुए भी यहाँ Y गुड का कंजम्पशन अधिक है, इसलिए इसे CD अमाउंट ऑफ कमोडिटी Y इंपोर्ट करनी पड़ती है और लेबर इंटेंसिव गुड को एक्सपोर्ट करता है। इसी प्रकार कंट्री B का कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व फैक्टर प्राइस लाइन को G पॉइंट पर टच करता है, जो इसका कंजम्पशन पॉइंट है तथा इसका ट्रेड ट्रायंगल FHG होगा। यह लेबर एबंडेंट होते हुए भी HG अमाउंट ऑफ गुड X इंपोर्ट करता है क्योंकि B कंट्री में X गुड का कंजम्पशन अधिक है तथा FH अमाउंट ऑफ गुड Y को कंट्री A को एक्सपोर्ट करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जब डिमांड पैटर्न्स आइडेंटिकल नहीं हैं तो HO थ्योरी वैलिड नहीं होगी, क्योंकि कंट्री A कैपिटल एबंडेंट होते हुए भी कैपिटल इंटेंसिव गुड को इंपोर्ट करती है और कंट्री B लेबर एबंडेंट होते हुए भी लेबर इंटेंसिव गुड का इंपोर्ट करती है। अतः यहाँ HO थ्योरी वैलिड नहीं होगी। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हेक्सचर-ओहलिन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। Thank you so much. Please like, share and subscribe Learn Economics.